So today we'll start what? Wheatstone Bridge. So what is Wheatstone Bridge? Basically, it is a combination of four resistances and having one galvanometer and battery connected to the circuit. Galvanometer जहां पे कनेक्ट करेंगे तो उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको आप चाहो तो फिर वो फिफ्थ रेजिस्टेंस की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा. So but basically Wheatstone bridge is the main combination of four resistances in which three resistances would be known and one resistance will be unknown, and our main aim is to find that unknown resistance based on some principle given by the Wheatstone. Wheatstone was the British physicist Charles Wheatstone. He gave certain rule by which we can find the unknown resistance in a particular type of circuit, which is called the Wheatstone based circuit. How it look like? So it looks like in such a way. So this is the circuit of Wheatstone bridge. नामकरण संस्कार कर दिया जाए A, B, C, D. ठीक है. So there are two diagonal points AC and BD. One of the diagonal जिसके बीच में battery along with the key is being connected. Let's suppose the EMF of the battery is E. तो ये वाली arm AC arm is called what? Battery arm. It is called battery arm. ठीक है. And similarly B और D के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया? Galvanometer. What is the purpose of galvanometer? To calculate the current, how much current will be flowing through that wire BD. ठीक है. So arm BD is called galvanometer arm. Galvanometer arm. And both of them together are called conjugate arm. क्यों बोलते हैं अभी वो क्लियर होगा आपको. conjugate arm. conjugate का मतलब है A, C की जगह अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं और B और D की जगह बैटरी लगा दूं तो भी सर्किट सेम रहेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. ठीक है. अच्छा, तो अब इसके अंदर हमारा एम क्या हो गया? लेट्स सपोज इन जो फोर रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम नाम देते हैं. दिस इज P, आप इसको चाहो तो R1 बोल सकते हो. दिस इज Q, आप चाहो तो इसको R2 बोल सकते हो. अब ध्यान देना, P, Q, R, S हम ऐसे चलाते हैं. R, S. S is unknown resistance. Unknown resistance which we need to find. ठीक है. R तो P, Q, P, R1, R2, आप चाहो तो इसको R3 बोल सकते हो और S को R4 बोल सकते हो. इसको हम बोल देते हैं RG. ठीक है. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG, या आप R5 बोल सकते हो. इसको दिख नहीं रहा हो तो इसको थोड़ा RG. अब इसने बताया क्या? अब आप थोड़ा सा खुद सोचो. इसने बताया हो नहीं बताया हो, आप खुद सोचो कि बैटरी से करंट निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली I, जंक्शन पॉइंट दिखा A. अब सारी ये चीजें क्लियर होगी. अब नाम से पता चलता होगा जंक्शन किसको बोलते हैं, है ना. तो
एक पॉइंट पे गए, दो तरफ रास्ते जा रहे हैं, दो तरफ दिख रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट जहां पर तीन टोटल रास्ते मिल रहे हैं, तीन या तीन से ज्यादा जंक्शन पॉइंट। आई लेट सपोज यहां गई I1। अब आपका मन करे तो आप इसको I माइनस I1 लिखो, और आपका मन करे तो आप इसको I2 लिख दो, डजंट मैटर। ठीक है, हम जंक्शन रूल को फॉलो करते हुए जाएंगे और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए जाएंगे। केवीएल हम सीख चुके हैं, केसीएल हम सीख चुके हैं। तो केसीएल करंट के लिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केसीएल का काम लेंगे, और जब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह का कुछ काम में लेना है तो केवीएल यूज करेंगे। ठीक, I1 यहां गई, और लेट सपोज ये जो भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो भी करंट आनी होती वो इधर से आ रही है, लेट सपोज उसको हमने बोल दिया IG। ये IG, ये करंट तभी फ्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब K1 और K2 क्लोज हो जाए। अगर K1 क्लोज है और K2 ओपन है तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, एक तरह से ये इसके अंदर कनेक्टेड ही नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट बन गया। तो करंट पूरी की पूरी I1 यहां से फ्लो होती, और ये ओपन में माना जाता तो I2 पूरी की पूरी यहां से फ्लो होती। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर K2 को हम ओपन रखेंगे तो एक तरह से R1 एंड R2, P एंड Q both will be in series. Similarly, R and S both will be in series. So in upper branch A, B, C, I1 will be flowing, and in lower branch I2 will be flowing, provided K2 is being open, है ना, उसको हम ओपन रख रहे हैं तब। लेकिन जैसे ही अगर हमने यहाँ पर क्लोज किया, और अगर अभी हमें रेजिस्टेंसेस का पता नहीं है कि ये किस तरह से कनेक्टेड है, तो अभी हम यही मानेंगे कि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई करंट I1 के बाद यहाँ पे फ्लो हो गई। तो अगर ये I1 यहाँ पहुंचेगी, दिस इज द इनकमिंग करंट, दिस इज द आउटगोइंग करंट। तो अगर I1 में से IG यहाँ पे पहुंच गई तो रिमेनिंग करंट अकॉर्डिंग टू केसीएल शुड बी I1 माइनस IG। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी तरह से अगर ये K2 क्लोज कर चुके हैं तो ये I2 आ रही होगी, तो यहां ऊपर से आ रही है IG, यहां से आ रही है I2। B इज द जंक्शन पॉइंट, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो इनकमिंग दिखी हमें I2 एंड IG, तो इधर जो भी जाएगी वो आउटगोइंग होगी। सो आउटगोइंग शुड बी इज इक्वल टू I2 प्लस IG बाय KCL, तो I2 प्लस IG। तो इस वाली ब्रांच से I2 प्लस IG जा रही है, इससे आ रही है आपकी I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG। यहां पर देखें C पॉइंट पर, यहां से निकली थी I, तो वापस I आनी चाहिए थी, ये भी हम सीख चुके हैं पहले से। देखो देखें टोटल इनकमिंग कितनी हो रही है, I1 माइनस IG ऊपर से, और नीचे से इनकमिंग हो रही है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। यहां पर क्या हो गया, IG कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2 होना चाहिए। और यहां देखे I, तो इस जगह पर दिख रहा है हमें कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। इसका मतलब बिल्कुल करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने ठीक किया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा, तो इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल मतलब रोल क्या हुआ इसमें, अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। ये तो सिंपल हमने केवीएल केसीएल वाली चीजों से ही काम किया, बिल्कुल ठीक बात है। इसने क्या बताया कि अगर ऐसा कुछ कर दो जिससे इस ब्रांच में करंट ही ना जाए, यानी कि अगर जब IG हो जाए 0, व्हेन IG इज इक्वल टू 0, तो होता क्या है कि जो ये वाली आर्म है AB और BC, इनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और दिस इज द मेन प्रिंसिपल कि अगर IG 0 हो जाए तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। अभी हम प्रूव करेंगे इसको, डोंट वरी। अभी हमारा एम है कि नल कंडीशन, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। नल डिफ्लेक्शन कंडीशन क्यों बोला नल डिफ्लेक्शन कंडीशन? अगर IG 0 हो गई तो इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर होता, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसकी ये जो नीडल होती है और यहां पर इसकी मार्किंग लिखी भी होती, इस तरह से, तो 0 इधर की तरफ 1 2 3 1 2 3 डिफ्लेक्शन, या तो इधर आता है या इधर आता। और अगर बिल्कुल
नीडल यहीं पर है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, तो जिधर की तरफ डिफ्लेक्शन आया उधर की तरफ ज्यादा करंट है। एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि इधर से करंट आ रही है, इधर जा रही है। तो जब Ig 0 जाएगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी कंडीशन ये दिखेगी आपको। ये हम इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक मीटर बेस्ड में। तो Ig 0 होने का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर विल नॉट गिव यू एनी रीजन, एनी क्या रीडिंग। तो इसलिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, 0, नल, कोई रीडिंग नहीं आ रही। कब, जब कनेक्शन है फिर भी Ig 0 है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। ये वाली कंडीशन को ऑब्टेन करना। ठीक है, अच्छा साहब, ये भी बात समझ में आ गई। तो देखते हैं कि क्या ये हमारा एम है कि क्या ये प्रूव हो रहा है क्या कि जब Ig इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो पहले मैं इसको प्रूव करता हूं, फिर इसके बारे में छोटी मोटी और कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा जिससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने का तरीका मिले। नाम के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल लेकर के काम करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, है ना। प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ देखिए साहब, प्रूफ। अभी हम बात कर रहे हैं किस टाइम पे कि इफ Wheatstone bridge is balanced, if Wheatstone bridge is balanced, और Wheatstone bridge बैलेंस करने के लिए बोला गया है कि Ig 0 हो तो क्या होगा। तो देखते हैं कि क्या होगा। हमें दिख रहा है यहां पर कि लूप बन रहा है, ऐसे हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो हमने देखो लूप सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट लूप, लूप 1 ADBA लूप मैंने ले लिया साहब। ADBA के अंदर क्या लगा दें, बाय KVL, KVL है ना। जल्दी से माइंड में सोचो, KVL लगा रहा हूं मैं यहां पर, KVL इन ADBA, ADBA ध्यान से देख लेना। पाथ एक इधर है, एक पाथ इधर है, एक पाथ इधर है। तो लिखूंगा क्या मैं इसको, ADBA के अंदर अगर मैं KVL लगा दूं तो A से D में गया, करंट की सेम डायरेक्शन में गया, I2 माइनस का नेगेटिव, I2 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का I2R, माइनस का I2R। फिर D से मैं B की तरफ गया, करंट आ रही है नीचे, मैं जा रहा हूं ऊपर, मेरा पाथ जा रहा है, लूप का पाथ जा रहा है ऊपर, करंट आ रही है नीचे, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव IG RG, IG RG। फिर मैं गया B से A की तरफ, B से A की तरफ मेरा पाथ जा रहा है, B से A की तरफ करंट आ रही है A से B की तरफ, दोनों अपोजिट, पॉजिटिव, पॉजिटिव, प्लस का I1 और P। मैं भी R1 R2 R3 नहीं लिख रहा हूं, मैं PQ RS की टर्म्स में कर रहा हूं ना। आप चाहो तो R1 R2 R3 R4 की टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया I1P, इट शुड बी इज इक्वल टू 0। बट यहां पर तो दे रखा है Ig की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I2R प्लस I1P इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरी टर्म हो गई 0, 0 इंटू RG। यहां से मुझे मिल गया I1P इज इक्वल टू I2R। यहां से मैं लिख सकता हूं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू P अपॉन R, P अपॉन yes, sir. नंबर 1, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, सॉरी, R अपॉन R by P, R by P, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लूप सेकेंड, लूप 2, लूप 2 कौन सा ले लें हम, दूसरा वाला लूप, ये नजर आ ही रहा है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी इच्छा हो जो लूप सेलेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो BDCA ले लो, आप चाहो तो BCDA ले लो, BCDB ले लो, या BDCB ले लो। तो मैंने ये कौन सा ले लिया, जो बन गया वो ले लिया। ये कौन सा बना है, BD या DCBD, लूप DCBD, लूप DCBD ले लिया मैंने साहब, लूप DCBD ले लिया। इसके अंदर हम KVL लगाते हैं, बाय KVL,
केवीएल अप्लाई किया तो हमारा पाथ जा रहा है डी से सी की तरफ, करंट भी उधर ही फ्लो हो रही है सेम, तो -I2। अब मैं नेगेटिव IG को यहीं पे लिख देता हूं 0, IG को यहीं पे क्या लिख देता हूं 0, क्योंकि हमें बाद में भी पुट करना है। तो -I2 + 0 × S, ये हो गया हमारा DC वाला। अब मैं जा रहा हूं C से B की तरफ, करंट आ रही है नीचे, यानी कि हम हैं उल्टे, उल्टे बोले तो पॉजिटिव, तो ये बन गया I1 - 0 × Q। फिर मैं जा रहा हूं B से D की तरफ, लेकिन वो तो 0 होना ही है जो भी होगा, प्लस हो माइनस हो डजंट मैटर, या एक्चुअल में चलो माइनस लगा लेते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे हम। तो -0 = 0, क्योंकि IG की वैल्यू 0 है, तो 0 × RD = 0। यहां पर अगर देखें हम तो ये बन रहा है मेरा -I2S + I1Q = 0। यहां से मैं लिख सकता हूं I1Q = I2S। यहां से अगर मैं I1/I2 लिखूं तो मुझे मिला S/Q। इक्वेशन नंबर 2, both are representing what? I1/I2, so by 1 and 2 we can equate them. We got the relation R/P = S/Q, या फिर R के नीचे ले आए हम S, और यानी कि ये R के नीचे S इधर आ गया, P इधर ऊपर चला गया, तो R/S = P/Q, और P/Q = R/S। This is the condition of null deflection. This is the condition of null deflection in galvanometer. आप खुद सोचो कि तो ये कंडीशन कब ऑब्टेन की गई है? जब हमने क्या माना है, IG की वैल्यू 0 मानी, और IG को की वैल्यू 0 मानने का मतलब ये है कि कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन हो, किसमें? नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इसी टाइम पे बोला जाता है कि Wheatstone ब्रिज, एंड दिस इज कॉल्ड द बैलेंस Wheatstone ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज कंडीशन। हाँ भाई, तो पहले तो ये बताओ कि यहां तक ये पूरा कुछ समझ में कितनों को अच्छे से आ गया? ये सब कुछ करने का पर्पस क्या निकला, क्यों किया, या नल कंडीशन का एडवांटेज क्या है? आप देखो गुड, तो Wheatstone ब्रिज बैलेंस सिचुएशन क्या बोलती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्म्स के अंदर जो रेजिस्टेंसेस है उनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, P/Q = R/S, अगर ऐसा हो जाए तो जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है ना? पहले हमने तो ये माना था, अब हम बोल रहे हैं कि इसको मानने पे आई थी तो हम ये बोल सकते हैं कि ये होगा तो ये कंडीशन मिलेगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम का मतलब Wheatstone ने बोला कि इफ द रेशियोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग adjacent sides of resistances will be equal, then there will be no current flowing through the galvanometer, and hence the galvanometer will give us the null deflection 0 reading. And that's why the major advantage would be that we can remove that arm, since there is no current flowing in it, there is no use to put this arm in the circuit. Now the circuit will become a simplified circuit. क्या सर्किट बन जाएगा? क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो रही तो आप उसको ओपन सर्किट मानते हुए उस ब्रांच को ही हटा सकते हो, और सर्किट अब आपके पास ये रह गया। ये रहते ही देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, कोई केवीएल केसीएल की अब जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बस इतनी कंडीशन आपने देख ली, कहीं पे इस तरह का कोई डायग्राम दिख रहा है PQRS, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही थी PQ/RS, P/Q = R/S, तो आप क्या बोल दोगे? A B C D, B और D के बीच का हमने रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हटा दिया। जो भी रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा भी लग रहा हो, चाहे 10 अलग से, आपने किसी ने कहा कि नहीं अलग से एक गैल्वेनोमीटर और अलग से रेजिस्टेंस लगा रखा था R5 का,
तो भी अगर गैल्वेनोमीटर की कंडीशन बोल दी जाए Ig0, तो यार ये रेजिस्टेंस का काम ही क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही। करंट फ्लो नहीं हो रही तो एक तरह से ये ओपन सर्किट की तरह से ट्रीट किया जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब करंट इसके अंदर आ ही नहीं रही। अब जब करंट आ ही नहीं रही है तो अब आप खुद सोचो कि करंट यहां से I1 जो फ्लो हुई, यहां पे गई I1, यहां पे गई I2, बताओ बी पर जाकर के क्या करंट डिवाइड होगी क्या इस टाइम पर? नो सर, नो तो क्या होगा, बी से सी में कितनी करंट आएगी? सेम I1। और एस I1 में बी से डी में I2 आ रही है तो डी से सी में कितनी आएगी? I2, सेम I2। क्या अब अगर मैं यहां पर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं तो क्या इजीली निकाल सकते हो क्या? जल्दी से बताओ, ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? E प्लस Q, आर ए बी सी, ये आर ए बी सी कितना हो गया? P प्लस Q। और आर ए डी सी ये कितना हो गया? R प्लस S, आर प्लस एस। क्योंकि अभी ये सीरीज में हो गया ना, ये देखो ना सर्किट ही हमारा सिंपल हो गया यार, ये वाला ही तो सर्किट डायग्राम बन गया, ये तो सर्किट डायग्राम बच रहा है अभी। और ये तो सबसे सिंपलेस्ट सर्किट में कन्वर्ट हो गया। ये देखो ए बी सी डी, इन्हीं के बीच में तो ये लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर, जिसको हमने हटा दिया। हटाते ही ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, अगर ये R1 R2 R3 R4 हो तो R इक्विवेलेंट में डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? इन दोनों का आता R1 प्लस R2, इन दोनों का आता R3 प्लस R4। ये दोनों आपस में पैरेलल होते तो पैरेलल के अंदर करते हैं 1 into 2 अपॉन 1 plus 2। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या लिखता मैं? R1 प्लस R2, ये 1 into 2 R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितनों को समझ में आ गई ये वाली बात? दैट इज द एडवांटेज। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है एग्जाम के अंदर, इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि कैसे पहचानेंगे कि कहां व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो एक तो सिंपल तरीका है, ये डायग्राम दिख जाएगा तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज का है ना, एक काइट टाइप की बन रही है बीच में, मतलब काइट ही बन रही है बीच में, क्या है काइट ऐसी ही होती है, काइट टाइप का बन जाए, या फिर ये वाला सर्किट बन जाए सिंपल वाला, ये दो रेजिस्टेंसेस, इनके बीच में ये एक आर्म, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखो, और आपसे पूछा गया था कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ, बताओ। अब आप सोच में पड़ गए, R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे पूछता तो बड़ा टिपिकल होता, यार इक्विवेलेंट कैसे बताए, क्यों? क्योंकि ये बीच में साला R5 पंगा कर रहा है। लेकिन अगर आपको वैल्यूज दे दी जाती, लेट्स सपोज R1 की वैल्यू दे दी गई है साहब 18 ओम, है ना, और इसकी वैल्यू दे दी गई है साहब 144 ओम, 144 ओम, और इसकी वैल्यू दे दी गई है साहब लेट्स सपोज 17 ओम या 16 ओम, और ये दे दी 128 ओम, और R5 की वैल्यू दे दी है 160 ओम। तो बताओ क्या आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? निकाल के बताओ जल्दी से। देखिए इसका सेकंड डायग्राम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं होता है, जिसके थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। देखिए मान लीजिए मैंने एक डायग्राम पहले ये बना दिया, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये डायग्राम देखा भी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कई जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। कई बार रेजिस्टेंस नहीं होते, कई बार वायर हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, अब यहां पर लेट्स सपोज इनको नाम दे देते हैं
कुछ भी नाम दे देते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R5, 5 रेजिस्टेंस के नाम दे दिए गए। अब देखिए इस डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये और ये सेम डायग्राम है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, डायग्राम सेम बनेगा। देखिए यहां पर ए पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट नजर आ रहे हैं आपको? हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस आर बीइंग कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए? 2 एट व्हाट पॉइंट्स? R1 R2 जोर से, थोड़ा जोर से। R1 R2 एट विच पॉइंट्स? कौन कौन से पॉइंट्स के बीच? B बी एंड डी। तो ये मैंने, क्योंकि ए से दो अलग अलग पॉइंट्स कनेक्टेड है, मैंने बी और डी बना दिए। ए और बी के बीच में मैंने एक बना दिया R1, और बी और डी के बीच में एक बना दिया, सॉरी ए और डी के बीच में एक बना दिया R2। जल्दी से बताइए, बी से कौन कौन से कनेक्टेड हैं? R4 and R5 बी से डी के बीच में एक R5, बी से सी के बीच में एक R4, और सी और डी के बीच में एक R3। बोलो सेम डायग्राम नजर आया कि नहीं आया? yes sir तो ये कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि R1 यहाँ पे काम कर रहा है P का, R4 काम कर रहा है Q का, R2 काम कर रहा है R का, और ये क्या है R3, ये काम कर रहा है S का। अब आपको इनमें वैल्यूज दे दी जाती, और आपको ये चेक कर लेना है पहले कि क्या इनका रेशियो या इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है क्या, किसी भी तरीके से, ऊपर नीचे वाला भी कर लो या ऐसे भी कर लो, दोनों में से कैसे भी। अगर रेशियो बराबर है तो क्या करेंगे? अगर रेशियो इक्वल आ गया तो कौन सी कंडीशन बोलेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करते ही क्या करेंगे? R5 क्या हो जाएगा इस सर्किट से? गायब। एंड सिंप्लीफाइड सर्किट हमें मिल गया। समझ में आ गया क्या ये वाला डायग्राम? तो ये रटना है बिल्कुल आपको बाय हार्ट।